हाय एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा नेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस साइड मोनिका, योर फिजिक्स एजुकेटर, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन क्या होता है हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। सो व्हेनेवर अ लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, what happens, either it bends towards the normal or away from the normal, and this phenomena is called refraction। अब बेटा अगर आपकी लाइट रे किसी भी एक ग्लास स्लैब से पास करेगी तो क्या होगा, उसका रिफ्रैक्शन दो बार होता है, क्योंकि आपका जो ग्लास है उसकी कुछ थिकनेस होगी एंड क्योंकि दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। तो पूरे प्रोसीजर में एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, इस सब के बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स से बेटा आपकी दिस इज योर ग्लास स्लैब and let's say the name of the glass slab is A, B, C, D and T is the thickness of this glass slab. Okay, अब देखो बेटा, जब आपकी लाइट रे एयर से ट्रेवल कर रही है ग्लास में, सो फर्स्ट मीडियम हम आपका एयर लेके चलते हैं। लेट्स से दिस इज योर मीडियम 1 and this is air, and let's say mu A is the refractive index of the first medium, and your second medium is your glass slab. This is your medium second. This is your medium second, and mu G is the refractive index of your glass slab. Now this is air, so air is rarer as compared to glass slab, so the medium first is rarer medium, वो भी mention कर लेते हैं so that अच्छे से समझ में आ जाए। So first medium is rarer and your glass is denser. Glass is denser. Now let's say this is your incoming ray. This is your incoming ray. एंड जो आपकी इनकमिंग लाइट है बेटा, दिस इज मोनोक्रोमेटिक, मीन्स सेम कलर की लाइट है ये। दिस इज मोनोक्रोमेटिक लाइट, दिस इज मोनोक्रोमेटिक लाइट। एंड जैसे बेटा इस पॉइंट पर वो स्ट्राइक करेगी तो उसका मीडियम चेंज होगा। एंड व्हेन द लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, व्हाट हैपेंस, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। उसको जाना कैसे था, उसको जाना तो इस पाथ को फॉलो करना था, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है हमारे पास जो रे। बट हो क्या जाएगा बेटा, आपकी जो रे है वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज मीडियम आपका कैसा हो जाएगा, डेंसर। सो आपकी रे ऐसे कहीं मूव करेगी। एंड बेटा इनसाइड द ग्लास स्लैब आपकी जो रे है वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी, ऐसा नहीं है इसका बार बार रिफ्रैक्शन होगा। क्लियर? अब इस पॉइंट पे आके क्या होगा बेटा, अगेन हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एंड बिकॉज इन दिस केस योर लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम, क्योंकि वापस से एयर में आप आ जा रहे हो। यहाँ पे भी आपका क्या है, दिस इज रेयर मीडियम जो कि आपका मीडियम फर्स्ट है। तो when light ray go from denser to rarer, what happens, it bends away from the normal। तो अब इसको कैसे मूव करेगी, नॉर्मल से बेंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो इट विल गो लाइक दिस, इट विल गो लाइक दिस। ओके, अब आपको क्या यहाँ पे दिख रहा है बेटा, देखो जब हम देख रहे हैं बेटा कि लेट्स से ये आपका फर्स्ट एंगल था जिसमें इंसिडेंट की थी, दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। ओके, एंड दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऑलवेज रिमेंबर, जो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन बनाते हैं बेटा वो नॉर्मल के साथ ड्रॉ करते हैं, ये वाला नहीं है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इसमें। अब क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी फिजिक्स में ऐसे जी जेड बनता है तो दोनों एंगल जो होते हैं ये इक्वल होते हैं, है ना, पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट, या आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगर आपका ये एंगल आर है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे जेड है तो ये भी आपका कितना होगा, एंगल ऑफ आर, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड जिस एंगल पर आपकी लाइट रे ग्लास स्लैब से बाहर निकलती है बेटा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंड उसको हम लिखते हैं ई से। ओके, अब जब हमने पूरा फिनोमेना देखा तो हमको क्या पता चला बेटा कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस था, मतलब जिस भी एंगल पर आपकी जो रे ने इंसिडेंट किया था ग्लास स्लैब के सरफेस पे, तो उसका इंसिडेंस एंगल एंड इमर्जेंस एंगल जिस पे वो बाहर जा रही थी ग्लास स्लैब से, दोनों सेम थे। एंगल आई वॉज इक्वल टू एंगल ई। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर था। तो बेसिकली आपका ग्लास स्लैब क्या कर रहा था, आपका ग्लास स्लैब शिफ्ट कर देता, आपकी जो लाइट है जिस डायरेक्शन में उसको जाना था उसको शिफ्ट करता है। एंड जो आपकी शिफ्ट होती है बेटा, इसको हम डिनोट करते हैं लाइक दिस, इट इज, लेट्स से इट इज डी, एंड दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्या हुआ बेटा, जब आपकी लाइट रे एक सरफेस पे उसने इंसिडेंट किया, क्योंकि उसका जो मीडियम चेंज होने वाला था रेयर से डेंसर, तो वो हमारे पास टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। इनसाइड द ग्लास स्लैब सेम ही स्ट्रेट लाइन को उसने फॉलो किया, एंड जैसे उसने दूसरी सरफेस पे हिट किया तो क्या हुआ, अब उसका मीडियम चेंज होगा डेंसर से रेयर, तो इसमें टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल जब आपकी लाइट रे जा रही थी तो इंसिडेंट जो लाइट जिसमें उसको जाना था, जिस पाथ पे उसको जाना था, उसके एकदम पैरेलल वो हमारे पास मूव कर रही थी। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो शिफ्ट होती है बेटा,
बेटा उसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये आपका फिनोमिना था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो लाइट रे है उसमें 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल होता है, ओके समझ में आ गया। पर मैम ये शिफ्ट डिपेंड किस पे करता है? क्या आपका लेटरल शिफ्ट जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है किस फैक्टर पे आपका डिपेंड करेगा? सो फर्स्ट होता है बेटा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। जिस एंगल पर आपकी लाइट रे इंसिडेंट करती है आपका जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा वो उस पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट आपका डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, ठीक है। तो अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा तो आपकी जो लेटरल शिफ्ट है या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा बेटा। सेकंड थिंग, आपकी जो रे है जो आपने वो कितना थिकनेस कितना मूव करेगी, मींस आपकी जो स्लैब है उसकी जो थिकनेस है वो कितनी ज्यादा है कितनी कम है, तो उस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर आपकी जो थिकनेस है वो ज्यादा होगी तो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा, ओके। और किस पे डिपेंड कर सकता है? आपके ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो उसको ज्यादा वो बेंड कर जाएगी। तो अगर आपका म्यू जो है म्यू जी आपका ज्यादा होगा तो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा, ओके। तो ये फैक्टर्स हैं जिस पे आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर है, इसको आप प्रूफ कर दीजिए। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्नेल्स लॉ। एंड स्नेल्स लॉ हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लेट्स से ये आपकी वही हमने पुराना डायग्राम, आपकी स्लैब है, इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, अवे फ्रॉम द टुवर्ड्स द नॉर्मल देन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड वापस से हमने देखा कि डी उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेटरल शिफ्ट हो गई। अब आपको प्रूफ करना है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर है। तो लेट्स से दिस इज योर पॉइंट P and this is your any point Q. Now we will apply Snell's law at both the points and we will just try to find out is angle of incidence and angle of emergence are equal or not. Okay, so let's say apply Snell's law at point P. हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है बेटा ये कि स्नेल्स लॉ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई इज इक्वल टू साइन आर एंड इट इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट जो होता है वो आपका होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड इसको अप्लाई करने के लिए मैंने क्या बताया था, लेट से आपका ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए है, एंड ये आपका ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी है, ठीक है। तो जब हम अप्लाई करते हैं तो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लिखोगे, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं साइन ऑफ द एंगल ऑन द सेम साइड। तो सेम साइड पे जो भी आपका एंगल है उसका साइन ऑफ द एंगल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, फर्स्ट आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू ए, एंड एंगल कौन सा है बेटा आई, तो आप लिखोगे साइन ऑफ आई इज इक्वल टू, अब जो सेकंड साइड है उसमें देखो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है दैट इज म्यू जी, तो आप लिखोगे म्यू जी एंड आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जो आपका एंगल बनेगा दैट इज आर, ओके। सो दिस इज साइन ऑफ एंगल आर, और वी कैन राइट इट लाइक दिस म्यू जी साइन ऑफ एंगल आर। फ्रॉम हियर वी कैन राइट साइन आई is equal by sin r, it is equal to what? It is equal to mu g by mu a. Okay, this is your equation first. Now सेकेंड सरफेस पे भी हम सेम चीज करते हैं बेटा, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि कैसे आप इसको अप्लाई करोगे। तो हमेशा याद रखो पहले आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखोगे, उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि सेम साइड पर जो भी एंगल है, दैट्स इट, ओके। अब देखो सेकेंड बेटा, नाउ अप्लाइंग अगेन, अप्लाई Snell's law at Q. ओके, नाउ अब Q पे देखो बेटा, फर्स्ट यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है दैट इज म्यू जी, एंगल कितना बना R, सो आप लिखोगे म्यू जी साइन R, म्यू जी साइन R इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू सेकेंड साइड पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही होगा जो आपका फर्स्ट पे है, मीडियम फर्स्ट दैट इज म्यू ए, एंड एंगल कौन सा है E, ठीक है। तो आप लिखोगे म्यू ए एंड साइन ऑफ एंगल E, ओके। हमने यहाँ पे म्यू जी बाय म्यू ए की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे भी वही सेम चीज करते हैं। लेट्स से म्यू जी बाय म्यू ए इज इक्वल टू व्हाट, साइन E, दिस इज साइन E डिवाइडेड बाय साइन R, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, ओके। यहाँ से बेटा इतना तो सीख लो कि हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ टेल मी वन थिंग, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आपकी ये म्यू ए बाय म्यू जी बाय म्यू ए की वैल्यू कितनी है, साइन आई बाय साइन आर। यहाँ पे भी आपकी म्यू जी बाय म्यू ए की वैल्यू है दैट इज साइन ई बाय साइन आर। क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे? सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हम लिख सकते हैं बेटा,
कि आपका जो साइन आई बाय साइन आर किसके इक्वल होगा, साइन ई बाय साइन आर। तो भैया आप लिख दो वहां पे, दैट इज साइन आई बाय साइन आर, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू साइन ऑफ ई डिवाइडेड बाय साइन आर। एंड क्योंकि आपका डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, बस उसको कैंसिल आउट करो, तो क्या आएगा आपका साइन आई इज इक्वल टू साइन आर ई। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे साइन से साइन को काट देते हैं, आई इज इक्वल टू ई। वैसा नहीं करना है बेटा, साइन आपका देखो, साइन ऑफ एंगल सेम, दोनों बराबर है। इट मीन्स आपका जो एंगल है वो सेम होगा। अगर मैं बोलती हूँ साइन 45, ठीक है, तो मीन्स आई की वैल्यू भी 45 होगी एंड ई की वैल्यू भी 45 होगी। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। क्या हमको यही प्रूफ करना था बेटा कि आपका जो भी ग्लास स्लैब में एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो किसके इक्वल था, एंगल ऑफ इमर्जेंस के। जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस था एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल था। बस इसमें आपको क्या सीखना है, सबसे पहले कि आपका 2 बार रिफ्रैक्शन होता है एंड जो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेटरल शिफ्ट बेटा किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट आपका डिपेंड करता है थिकनेस पर, सेकेंड आपका डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, एंड देन आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है। इन दोनों पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। डायरेक्ट अगर वो इंक्रीज होगा तो शिफ्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड बेटा एक होता है वेवलेंथ, उस पे इनवर्सली डिपेंड करता है, ठीक है। जो वॉयलेट कलर है आपका वो सबसे ज्यादा उसकी आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एंड आपने यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट सीखना है बेटा वो ये कि स्नेल्स लॉ को अप्लाई कैसे करेंगे, जो भी आपको सेम साइड पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, उस साइड पे जो भी एंगल है उसका साइन ऑफ एंगल, ओके। एंड इक्वल टू लिखोगे जो आपका सेकेंड साइड है उसके। सो आई होप आप सबको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको लगता है किसी और टॉपिक पे मेरे को आपके लिए वीडियोस लेके आनी चाहिए, वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए शिक्षा नेशन को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।